गेट रेडी क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था लीवर्स के बारे में, मशीन्स के बारे में, वो सब कुछ हम लोगों का टॉपिक अब क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। मैंने उस वीडियो में लास्ट में आपको कई सारी चीजें बताई हैं इसके बारे में कि किस किस तरह से मशीन्स काम करती हैं, क्या क्या लीवर्स होती हैं, किस किस तरह से ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर 3 भी अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बिल्कुल अलग है। चैप्टर 4 से ही हम लोग का जो स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्ट होता है ऑप्टिक्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई का चैप्टर है चैप्टर 4। हालांकि ये सीबीएसई में भी आता है लेकिन थोड़ा ये अपडेटेड आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन किस किस तरह से होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी आप जब किसी ग्लास में या भी जो भी इसमें पानी पीते हैं उसमें आपने क्या किया, पानी भरा और पानी भरने के बाद आप देखते हैं कि उसका जो तला है वो उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर आपने कोई स्टिक डाली इस पानी के अंदर और पानी के अंदर दिखता है थोड़ा सा बेंड हुई होती दिखाई देती है, यानी कि कुछ अगर आप स्टिक पानी के अंदर डालेंगे तो थोड़ी सी वो इस तरह से दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारा का सारा कारण आएगा अपना रिफ्रैक्शन के ऊपर। अब ये होता क्यों है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं कि होता क्या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है कि अगर हमने लाइट को पहले हवा में थी लाइट, यानी वैक्यूम में चल रही थी, फॉर एग्जांपल एयर में चल रही थी, तो उसके बाद मैंने लाइट को लेकर गया मैं पानी के अंदर, यानी लाइट हवा से जाकर पानी में जा रही है, तो जो हवा और पानी जो है वो आपके मीडियम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके मीडियम कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस समय रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये एक रे ऑफ लाइट है और ये ऊपर जो मीडियम है वो कोई एक अदर मीडियम है और नीचे कोई दूसरा मीडियम है। तो ऐसी कंडीशन में रे ऑफ लाइट क्या होने वाली है, या तो अगर ये रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी कि नीचे वाला जो मीडियम है वो बहुत डेंसर है, यानी कि ऊपर वाले मटेरियल से वो थोड़ा सा ठोस है, यानी कि ठोस से कह सकते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा भरे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में रे ऑफ लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये कंडीशन रिफ्रैक्शन की आती है। अब किस किस तरह से बेंड होगी, किस किस कंडीशन में होगी, स्टार्ट चेक कर लेते हैं। चलिए, तो रिफ्रैक्शन बेसिकली आपको समझ में आया होगा क्या होता है कि द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम एंड चेंजिंग ऑफ स्पीड। यानी कि क्या होता है कि जब वो रे ऑफ लाइट आती है किसी मीडियम से, जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। क्या बदल जाती है? उसकी लाइट की स्पीड बदल जाती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब किसी डेंसर मीडियम में, ये वैक्यूम में होती है, अगर किसी वैक्यूम का मतलब हुआ जैसे कि सन से अपनी अर्थ के पास, अर्थ के बीच में जो पूरा एरिया है, यानी स्पेस अपना पूरा वैक्यूम है, वहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। और वहां से अगर किसी जो लाइट है अगर एटमॉस्फेयर में आती है तो उसकी स्पीड घटती है बिकॉज ऑफ एयर डेंसर, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो वैक्यूम से ज्यादा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एनी मीडियम टू एनी मीडियम, यानी कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में जब वो अपनी स्पीड को घटा देती है तो वो क्या कहलाता है? अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रिफ्रैक्शन इतना टॉपिक्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब किस किस तरह से चेंज होती है मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि पहला टाइप समझेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मीडियम लिया रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की कमी होगी, और एक होगा डेंसर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाने में, तो वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। वहां पर हमें चीजें अलग तरीके की दिखाई देने लगती हैं और अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड दिखाई देने लगती हैं। दैट इज नोन एज, आपका क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। रिफ्रैक्शन में हम 3 कंडीशन देखेंगे और वो तीनों कंडीशन देखेंगे किस तरह की होंगी। यानी कि फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, 3 कंडीशन देखेंगे, तो तीनों कंडीशन लिख देता हूं।
पहला हम लिखेंगे कि हमेशा जब एंगल आई जब ग्रेटर होगा एंगल आर से, या एंगल आई जब छोटा होगा एंगल आर से, या जब हम देखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से हो जाएगा, यानी 0 डिग्री। तीनों कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। तीनों कंडीशन में क्या, फर्स्ट कंडीशन मीडियम लिया मैंने रेयर, दूसरा मीडियम लिया मैंने डेंसर, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स की कमी है, दूसरा मीडियम जिसमें डेंसर जिसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, यानी कि पहला ले लिया मैंने एयर, दूसरा वाटर। कंडीशन में क्या होगा बच्चों, एक डालेंगे इसके ऊपर नॉर्मल, सबसे पहली चीज इसके ऊपर डालेंगे नॉर्मल, रे ऑफ लाइट आएगी किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और अचानक से क्या होगा पता है आपको, डेंसर की तरफ वो मुड़ जाएगी। रे ऑफ लाइट आई, वो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन कहां को मुड़ गई, वो डेंसर की तरफ मुड़ गई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एंगल आर जो कि नॉर्मल से हम किससे बनाएंगे, एंगल आर को हम हमेशा किससे बनाएंगे, नॉर्मल से बनाएंगे। तो वो नॉर्मल की तरफ जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एंगल आर है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एंगल आई जो हमेशा बन जाएगा लेफ्ट टेन हो जाएगा एंगल आर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने में क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस वजह से क्या होने वाला है, वो बेंड कर जाएगी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन अगर हम लेते तो दूसरी कंडीशन में उल्टा होगा इसका जस्ट, यानी कि हम डेंसर मीडियम को ऊपर रखेंगे, रेयरर मीडियम को नीचे रखने वाले। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि नॉर्मल फिर से बनाएंगे, नॉर्मल को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी मैं इसके लॉस पढ़ाने वाला हूं, तो लॉस में आपको दिखाऊंगा मैं। ये डेंसर मीडियम में से लाइट गई, यानी कि ऊपर पानी नीचे एयर, डेंसर मीडियम से जाएगी तो क्या होगा कि वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से वो उसके पास आ गई थी, इससे दूर हो जाएगी। रेयर मीडियम इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे से, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से कैसा हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। इंसिडेंस एंगल इज स्मॉलर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। क्लियर हो गया अब आपको बात। दूसरी तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि अगर लाइट को मैं नॉर्मल लेकर आता हूं, यानी अगर मैं लाइट को इस तरीके से लेकर आऊंगा, ये नॉर्मल, अगर मैं लाइट को सीधे लेकर आऊंगा नॉर्मल से, तो वो नॉर्मल की तरफ ही बैक हो जाएगी, यानी कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नो रिफ्लेक्शन, यानी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि नॉर्मल से उनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बना। ध्यान रखें, सरफेस से एंगल मत बना देना, सरफेस से एंगल कभी नहीं बनता, एंगल हमेशा नॉर्मल से ही बनता है। क्लियर। अब इसके दो लॉस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। चलिए इसके दो लॉस के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से आपके रिफ्लेक्शन में लॉस होते हैं, उसी तरह से इसमें रिफ्रैक्शन में भी लॉस होते हैं, यानी कि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें। पहला लॉ, इसके दो लॉज होते हैं, हम पहला लॉ के बारे में बात करेंगे। तो पहले लॉ में देखिए क्या होगा, एक सरफेस होगी जिसके ऊपर एक नॉर्मल बनेगी, एक इंसिडेंस ले जाएगी और उसी में रिफ्रैक्टेड ले जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए तीनों रे है वो एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया आपका, दैट इज द इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड the normal at a point of incidence lie on a same plane, यानी कि वो तीनों होंगी, यानी रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों किस पॉइंट पर लाई करने वाली है, एक पॉइंट पर लाई करेगी। ये हम लोगों का फर्स्ट लॉ हो जाएगा। पॉज करके जो मैंने बोला लिख लीजिएगा, सुनकर लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ जो इसका ये कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर का एक मेन सोर्स है, जहां से हम आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, या ये द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई मैंने सर्च कर दिया है, to sin of angle r
इज कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि वो जो रे ऑफ लाइट थी उसमें एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाता था, लेकिन ऐसी कंडीशन में तो एंगल आई बराबर आर नहीं हो सकता। वो चेंज पर डिपेंड भी करेगा, किन किन चीजों पर, कई बातों पर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट मुड़ रही कितनी नहीं मुड़ रही। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला निकाला, दैट इज नोन एज साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट यहाँ पर इसको बोला जाएगा बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट हर एक मटेरियल की वैल्यू बनेगी, हर एक मटेरियल की वैल्यू बनेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये म्यू क्या है, एक्चुअली इसको नाम दूसरा दिया जाता है, इसको बोलते हैं म्यू। इसको बोलते हैं क्या, अच्छा म्यू बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा 1 म्यू 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी म्यू 2 अपॉन म्यू 1। 1 म्यू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 म्यू 2, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाला हूं, जो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लेते हैं इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, जैसे हम लोगों के पास फॉर्मूला था साइन आर इज इक्वल टू म्यू बनेगा, ठीक है ना। तो ये म्यू फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक मीडियम है, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ उसके ऊपर कैसे बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस था मान लीजिए 30 डिग्री का, 30 डिग्री से लाइट गई और वो डेंसर मीडियम में जाने के बाद कितनी होगी बच्चों, 60 डिग्री थी, इजी पड़ेगा, और वो 30 हो गई। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका निकल के आया 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, यानी कि लाइट इतने एंगल पे बेंड हुई, इतना आपको मालूम है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का, क्या निकलेगा। ऑब्वियस बात है डेंसर मीडियम ये है, रेयर मीडियम ये, क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरह बेंड हुई है। तो क्या करने वाले हैं, साइन ऑफ एंगल 60 टू साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू आएगा म्यू। तो साइन ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3, यानी कि 1.7। ये आपकी क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको लोगों का आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ, इसको 45 कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये तो सेकंड लॉ का फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड लॉ का सेकंड पार्ट भी लिख लो। इसमें एक फॉर्मूला और लगता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा, वो हमेशा C अपॉन B, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के इक्वल रहेगा। यानी कि एक फॉर्मूला ये भी बनता है। तो एक फॉर्मूला को, एक साइन आई अपॉन साइन इक्वल टू म्यू, ये दोनों फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने हैं और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है ना। उसको लिख लीजिए, तो आपके दोनों लॉ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन किस किस की चीज के ऊपर डिपेंड होगा, अब हम आगे बात करने वाले हैं डिपेंडेंस या फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड, यानी किन फैक्टर्स पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड करेगा, वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का पॉइंट आता है कि उस चीज का मटेरियल क्या है, यानी कि अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा मटेरियल है, यानी कि ये मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब ये रेयर है, तो ये कितना, इससे कितना रेयर है, यानी कि अगर ये एयर है और ये वाटर है, तो क्या ये भी तो हो सकता है कि ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, क्योंकि ग्लास वाटर से ज्यादा डेंसर होता है। ये भी हो सकता है कि ये ग्लास होगा और ये डायमंड होगा,
और ये भी हो सकता है कि वाटर को और ये डायमंड को इस तरीके से रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा डेंसर मटेरियल हो जाएगा उतना ही ज्यादा लाइट बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने वाटर लिया है तो कम बैंड होगी लाइट, उससे ज्यादा लिया तो और बैंड हो जाएगी, उससे ज्यादा ग्लास लिया तो और बैंड हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा ले लिया फॉर एग्जाम्पल आपने डायमंड लिया तो बहुत ज्यादा बैंड हो जाएगी लाइट। कैसे होगी देखोगे कुछ इस तरीके से बैंड होती है, यूं लाइट गई और यूं बैंड होगी, डायमंड तक गए यूं लाइट आई और थोड़ी सी कम बैंड हुई तो हो सकता है वाटर को, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस पॉइंट पर डिपेंड करके ये क्वेश्चन इसी से बनता है, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा पॉइंट आप लोग का आता है कि कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वेवलेंथ क्या होती है, कलर क्या होता है, वो समझा देता हूं। देखिए हम लोगों के पास रेनबो में 7 रंग होते हैं, यानी कि हमारे पास रेनबो ग्योर नाम से 7 रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान देना लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वेवलेंथ हमेशा बढ़ती चली जाएगी। अब ये वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, लाइट में 2 ट्रफ लाइट मान लीजिए कुछ ऐसी चल रही है, तो इनमें 2 ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है वो या फिर डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है बच्चों, वेवलेंथ कहलाती है। अब इतना आप लोग भी याद कर रखिए, अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वॉयलेट नीले कलर से अगर हम लाल कलर की तरफ जा रहे हैं तो लैम्डा बढ़ जाएगा, यानी कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ जिसकी बढ़ जाएगी वो उतना ही कम रिफ्रैक्शन करेगी, यानी कि वो उतना ही कम बैंड होगी, यानी रेड लाइट सबसे कम बैंड होगी और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा बैंड होगी। इसका एक ऑप्शन ये भी आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपने, मैं ये बात कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जो रोड होते हैं तो रोड के ऊपर क्या होता है, स्ट्रीट लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं आपका ये ट्रैफिक सिग्नल में डेंजर का खतरे का निशान लाइट रेड लाइट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है रेड लाइट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वो बहुत दूर से ही पहचान ली जाती है लाइट, क्योंकि ये सारी की सारी रेस को चीरती हुई चली जाती है लेयर्स को। और दूसरी बात आपका एक और एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कि शाम के समय पर हमको लाल कलर ज्यादा दिखाई देता है आसमान में, ऐसा क्यों होता है लाल कलर, तो देखिए बेटा होता एक्चुअली में ये है कि अपनी अर्थ कुछ ऐसी है और ये कुछ इसके ऊपर लेयर्स बनी हुई है, तो इन सारी लेयरों को चीरने के बाद अपनी अर्थ कुछ यहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, शाम का समय होता है, रात होने वाली होती है, तो रेज टिल्टेड इसके ऊपर पड़ती है, बहुत सारी रेज जो कि वेव ग्योर से लेकर कितनी तो रिफ्लेक्टिव हो जाती है, वापस अपने मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन एक रे होगी जो खतरनाक होगी, जो रेड लाइट होगी, उसको चीरती हुई चली जाएगी बिकॉज ऑफ पावरफुल वेवलेंथ। तो इस वजह से ये इसके अंदर चीरती चली जाएगी और हमको दिखाई देगी, इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट भी तेज होती है, यानी रेड लाइट की स्पीड तेज होती है। एक और बात बताना आपको मैं, तो यहाँ पर आपको इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी पहले, तो कलर जितना ज्यादा कलर रेड की तरफ जाओगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही, मतलब रिफ्लेक्शन उतना कम होगा, और जितने कम वेवलेंथ की होगी यानी वायलेट लाइट होगी तो वो रिफ्लेक्शन और ज्यादा करेगी, बैंड ज्यादा होगी कलर ऑफ। तीसरा पॉइंट अगर हम ले लें तो तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करते हैं, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मीडियम अगर हमने हल्का ले लिया तो मीडियम में क्या होगा, एक्चुअली में हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मीडियम में, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच में गैप बन जाएगा, और गैप बन जाएगा तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए रास्ता मिल जाएगा, तो जितना ज्यादा हमको गैप मिलेगा, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस मीडियम का, उतनी ही तेजी से लाइट चलेगी, और उतनी ही कम बैंड होगी, तो यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो लाइट कम बैंड होगी, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ इतना आपको समझ में आया होगा, आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो फैक्टर्स हो गए। अच्छा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता भी है। भाई ये म्यू एक्चुअली में लिखा किस तरह का जाता है कि म्यू ये आर के लिए लिखा जाएगा। देखिए एक्चुअली में किस तरह से बनाया गया है,
अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आपके पास पता क्वेश्चन कैसे देगा कि ए म्यू डब्ल्यू आपका दिया हुआ है, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, लिखेंगे इसको साइन ए अपॉन साइन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वाटर का मतलब कितना है, तो इसको लिखेंगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया था म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए लिखा जाता है, ए म्यू डब्ल्यू इस तरीके से लिखेंगे और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमसे बोल दिया गया एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा म्यू एयर का ध्यान रखें, म्यू एयर का हमेशा 1 होता है, कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। वैसे तो 1.003 मानते हैं, लेकिन इतना 0 पॉइंट के बाद थोड़ा 0 आ गया तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1 मानेंगे। वैक्यूम का हमेशा 1 होगा। एक और बात, हमको क्या किया जाएगा, सॉरी आपको मैं ये म्यूजिकल टू साइन अपॉन साइन आर, एक बार आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, सी अपॉन बी, ठीक है ना। तो साइन ए और साइन आर पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, इज इक्वल टू सी अपॉन बी के ऊपर भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, यानी कि अब पढ़ने वाला हूं, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक बात ध्यान रखना, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वैक्यूम कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और वहीं अगर वैक्यूम की बात करें तो वो हमको निकालनी पड़ती, सॉरी वैक्यूम में मीडियम सी अपॉन बी को मीडियम बोलेंगे, मीडियम की स्पीड होगी, यानी कि अगर वैक्यूम से लाइट आ रही है किसी मीडियम में जा रही है तो उसकी वहां पर लाइट कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम होगी वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब आपको क्या किया जाएगा, एयर तो आपको पता है, सी आपको पता है, ये 1 ये सी, वाटर की आपको पता करनी है, मैंने क्वेश्चन दिया वाटर की आपको पता करनी है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पता करना है, लेकिन उसकी स्पीड इसमें घट के कितनी हो गई ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, 2 × 10⁸ होगी फॉर एग्जांपल, लेट कर लिया, यानी कि आपको क्वेश्चन में 3 चीज दे दी जाएगी, 1 2 और 3, चौथी चीज आपको निकालनी, तो पुट करके आंसर निकालेंगे। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए यानी 1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से 3 कैंसिल होगा, तो म्यू डब्ल्यू आपका आ जाएगा 1.5। तो यानी कि इसका कितना आंसर निकल के आया, यानी कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना निकल के आया बच्चों, 1.5 निकल के आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि म्यू मैंने कांच का लिया हुआ है और म्यू एयर से, और सी आपको बताइए स्पीड ऑफ लाइट, और वी आप निकाल कर बताइए, मतलब म्यू ग्लास आपको निकालना है, वी मैं आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट आपको इसमें आ जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करके आप निकालिएगा, ये ऑफर के लिए आप लोगों का क्वेश्चन, पॉज करके आप निकाल सकते हैं, आसान है। एक लास्ट टॉपिक अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए एक्चुअली में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखिए जब लाइट किसी ब्लॉक में से यानी कांच के ब्लॉक में से निकल के दूसरी तरफ जाती है, आपने देखा होगा कि आप देखते हो किसी मोटे से मिरर के पीछे दिखते हो, अगर आप मोटे से मिरर नहीं एक्चुअली मोटे से ग्लास के पीछे, कांच के पीछे, तो आप देखते हो आपको चीज आपको अलग दिखाई देती है, यानी कि अलग तरीके की दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो उस जगह होती ही नहीं है जिस जगह आप देखते हो। तो देखिए आप एक एग्जांपल और बताता हूँ, स्पेस में जो भी आप यहाँ से देख रहे हो, जो तारा वहां पर देख रहे हो एक्चुअल में वो अपनी जगह है ही नहीं, वो किसी और जगह पर है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से आप लोग उस तारे को उस जगह पर देखते हो, यानी चांद अगर देख रहे हो तो एक्चुअल में वो उस जगह नहीं है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से वो चेंज हो गई है वो जगह, लेकिन आपको महसूस नहीं होती, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ब्लॉक ले लिया मैंने कांच का, लैब में देखा होगा, 9th क्लास में गए होंगे लैब में, आपने देखा होगा कि कांच का ब्लॉक रखा रहता है, प्रिज्म के साथ रखा रहता है, ये ज्यादातर प्रिज्म का भाई बहन माना जाता है। तो एक्चुअली मजाक था, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ब्लॉक मैंने लिया, इसमें मैंने क्या किया कि नॉर्मल रे डाली, सबसे पहले मैं रे ऑफ लाइट को पास कराऊंगा इसमें से, तो आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। एक इंसिडेंट रे आई, यानी कि आई, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी डेंसर मीडियम में, फिर वो अपनी जगह से फिर दोबारा वापस बैक हो जाएगी, यानी कि उसी पाथ में चलेगी जो इसके पैरेलल है। तो जिस पाथ से लेकर जो इमर्जेंट रे होगी, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे एंड द एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे मानी जाएगी इंसिडेंस रे। तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पिलेटल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। कैसे कैसे डिपेंड करेगी, मान लीजिए अगर मैं किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी वो मैं अभी लिखवाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले से डायग्राम से बताता हूँ। अगर ये हमें ज्यादा करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको या तो मोटा कर देंगे या एंगल आई को बढ़ा देंगे, यानी कि इसको रे को लाइट को नीचे कर देंगे। ये दो चीज मैंने आपको बताई। और तीसरी चीज हम इसके कलर को चेंज कर देंगे। अगर हमने वॉयलेट लाइट ले ली तो ये बैंड ज्यादा हो जाएगी, तो रेड डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा। रेड लाइट ले ली तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तीनों चीज आपको समझ लेनी है कि अगर पहला पॉइंट होगा जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे इसके, एक तो थिकनेस ऑफ ब्लॉक, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा कलर ऑफ रे, यानी कि जो रे आएगी उसका कलर कैसा रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो होगा वो शिफ्ट के ऊपर होगा, यानी कि जो आप बाल्टी के अंदर पानी भर दिया आपने, बाल्टी में पानी भरा और उसमें आप देख रहे हैं कि वो भाई तला वो जो है वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है। भाई क्यों दिखाई दे रहा है उठा हुआ, क्यों, क्या वजह है, वो भी रिफ्लेक्शन ही आएंगी वहां पर भी। वो सिक्का आपने बाल्टी में डाल दिया, ठीक है ना, पानी के अंदर क्या होगा वो ऊपर दिखाई देगा। या आपने देखा होगा कि नहाते हुए नदी में नहा रहे हो, नदी में गंगा वगैरह कहीं जाते हो तो वहां पर क्या होता है, पत्थर थोड़े मोटे मोटे ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां होते नहीं है। तो वो सब अगला टॉपिक में आएगा। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।